क्यों कर दिया? जब विधानसभा में मोबाइल नहीं चलता है तो जेल का मोबाइल क्यों चलता है? तुम नहीं चाहते हो कि भला हो राजस्थान का। अभी धारीवाल जी बात रहे थे, बहुत बड़े अरे क्या हो गया, हम सुधार कब करेंगे? अरे तुमने किया ही नहीं। तुम 2.5 साल मंत्री थैला लेके घूमते रहे। मैं कहता था धारीवाल साहब क्या करोगे? मेरे कोई बस की बात नहीं है। तो बस की बात नहीं है तो क्या करोगे? अभी थोड़े दिन आप कहते हो कुछ भाई 1 साल और 6 महीने चले गए। जेलों की जो बदतर आता आपने कब की? मंत्री जी आप बताओ, चेकिंग किसको कहते हो? सरप्राइज चेकिंग कहते हैं कि अचानक गया, कौन आदमी मध्यांत्या कर रहा है उसको पकड़ा और पुलिस किया। ते समाचार दोगा जेल में आ रहे हैं, ध्यान से खड़े हो जाओ। पहले खड़े हो गए, पहले सब तैयारियां हो गई। आप लोगों के लिए पहले मिठाई लेके रख दी थी उन्होंने, खा लो, खा के वापस आ गए। बीजेपी बैठो, जिम्मो पधारो। हाँ, ज्ञान की बात है, ले लो। अभी नए नए आए और तक हो जाओगे। अब उसके बाद अरे नहीं, अभी इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा नहीं है। मंत्री बना दिया ना, इच्छा टूट गई। मैं ये कह रहा हूं, जो व्यक्ति काम करता है वो सरप्राइज चेकिंग करता है, अचानक जाता है, अधिकारी की मध्यांतियों को पकड़ता है और पुलिस परेड करके उसको वहां से रिलीव करता है। करते ही नहीं हो। कितने रेंजरों को रिलीव किया, कितने को सस्पेंड किया। अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 2 पैसे का बलात्कारी झंडू नाथ और 3 बार उसका अल्टीमेटम दे चुका। कहाँ की पुलिस है? कहाँ का जेलर है? कहाँ का डीजी है? क्या कर रहे हो? क्या पैसे लेने के लिए बैठे हो क्या? ये कमाने के लिए आगे? ये छिली गुड़ी है क्या? ये सदन है, इसमें जो भी अपराध करता है, जो पाप करता है, जो भ्रष्टाचारी करता है, उससे बड़ा देश का देशद्रोही को हो नहीं सकता। यहाँ आया हो तो काम करिए, समाज को दिशा दीजिए। ये आओ चाहे तुम आओ, ये भी ढाक के 3 पात, ये भी ढाक के 3 पात। जो हमारा यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन जो है, जो अभी कुलपतियों को लेकर के एक तरीके से चर्चा है कि वो उद्योगपति और ब्यूरोक्रेट्स को कुलपति लगाएंगे। ये बिल्कुल गलत है कि आप किसी विश्वविद्यालय में ब्यूरोक्रेट को, आप सरकारी व्यक्ति को वहाँ पर ब्यूरोक्रेट को लगा दोगे। अब आप शिक्षाविदों को और शिक्षकों को नकार करके किसी उद्योगपति और ब्यूरोक्रेट को वहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ा देंगे तो उस गुणवत्ता कहाँ पर होगी? और जो छात्र और शिक्षकों के बीच में जो संबंध है वो कहीं पर नहीं होगा। तो हम इसका निश्चित रूप से विरोध करते हैं कि ये जो गाइडलाइन जो ये लागू करना चाहते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं कि विश्वविद्यालय में जो ब्यूरोक्रेट्स और उद्योगपतियों के नाम पर उनको जो कुलगुरु जो नया नाम दिया है कुलपति बनाने का प्रावधान, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, जो हमारे विद्या संबल योजना के जो हमारे उसके तहत शिक्षक लगाए जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए जाते हैं कॉलेज में, वो आज के जो समय में नई जो शिक्षा नीति की वजह से जो सत्र जो हमारा है वो फरवरी में, क्योंकि 90 कालांश तक ही उनको लिया जाता है और फरवरी में जब सत्र 90 कालांश पूरे हो जाते हैं तो जो सेमेस्टर सिस्टम नया लागू हुआ है उसमें वो छात्र परेशान रहते हैं, उनको उस समय अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। और मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल के अभिभाषण में कहा कि हमने 2700 जो विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक राजस्थान में लगा रखे हैं, जबकि बिल्कुल गलत अधिकारियों ने उनको जानकारी दी। जो पर्ची उन्होंने पकड़ाई वो बिल्कुल गलत थी। प्रदेश में केवल 1-2 जिलों में ही विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक लगाए गए हैं। 350 से अधिक महाविद्यालयों में अभी विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक नहीं है। उनको लगाना चाहिए और उनको अनुभव प्रमाण पत्र और उनके सहूलियत उनको कैसे मिले ये भी सरकार को उनको देना चाहिए। महत्वपूर्ण विषय जो हमारी स्कूटी वितरण में जो छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैंने कई दैनिक अखबारों की खबर भी आप देख रहे हैं, आप टीवी चैनल, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप भी खबर लिख रहे हैं, आप भी खबर बता रहे हैं कि जो उनको स्कूटी मिलनी चाहिए वो समय पर नहीं मिल पा रही। उनके सत्र समाप्ति के बाद स्कूटी मिल रही है, क्योंकि देरी से मिला न्याय मेरे हिसाब से वो भी अन्याय के समान है। तो उन छात्राओं को आवागमन के लिए स्कूटी सरकार देती है और वो भी अगर सरकार समय पर नहीं दे रही वो भी गलत है। और उसमें एक बड़ी विसंगति है, उसमें अन्य जो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, SC/ST कैटेगरी, घुमंतु कैटेगरी, इसके तहत ओबीसी को पृथक से, मतलब ओबीसी वर्ग की छात्राओं को पृथक से स्कूटी देने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बहुत बड़ी विसंगति छात्राओं के साथ है, इसको भी सरकार को ठीक करना चाहिए।
उन छात्राओं को भी स्कूटी अलग से ओबीसी वर्ग की छात्राओं को देना चाहिए। छात्र संघ चुनाव का महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव 2 सत्र से बंद है, छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जो उच्च शिक्षा मंत्री उनका ध्यान आकर्षित भी इस विषय में उनको कहा है कि भाई जो मेरे जैसे जो आज लोग हैं, जो इस सदन के सदस्य हैं, वो छात्र संघ चुनाव की वजह से वहां से तैयार होकर के हमने लंबे समय तक छात्रों तो हितों की लड़ाई लड़ी और बहुत आवश्यक है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव हो। उनकी वजह से छात्राओं को उनका नेतृत्व करने के लिए कोई अधिकार मिलता है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई जगह मिलती है। अगर आप छात्र संघ चुनावों को बंद रखेंगे तो प्रदेश का नौजवान सड़कों पर रहेगा। प्रदेश के नौजवान को हम सब लोगों की उसकी भावनाओं को समझते हुए सरकार को छात्र संघ के चुनाव शुरू करने चाहिए, ताकि जो एक प्रयोगशाला है छात्र राजनीति की, वहां से निकल करके सदन में आने का जो मौका अवसर मिले और इस प्रदेश की राजनीति में जो राजनीति समझने का और छात्र हित की लड़ाई लड़ने का जो अधिकार छात्रों को मिलना चाहिए निश्चित रूप से मिले। और बहुत सारी जो स्कूली शिक्षा को लेकर के हमने कही कि इस सत्र में यूनिफॉर्म तक सरकार नहीं दे पाई, जो निःशुल्क यूनिफॉर्म बच्चों को मिलती है वो यूनिफॉर्म तक नहीं दे पाई। ये बहुत गलत अन्याय, एक तरीके से बहुत गलत तरीके से सरकार छात्र छात्राओं के साथ कर रही है, स्कूल बालक बालिकाओं के साथ कर रही है, अन्याय कर रही है। हमारे अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय है जिनको कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया, उनको बंद करने की साजिश वो एक समिति गठित करके उनके समीक्षा के नाम पर कर रही है। जिनका पदस्थापन इन विद्यालयों में होना है, उनकी एग्जाम और सब कुछ साक्षात्कार हो चुका, उसके बावजूद उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अभी बोर्ड की परीक्षाएं 6 मार्च से होने वाली है। 350 के लगभग अभी हमारे जो शिक्षा अधिकारी खाली पड़े हैं, तो कहाँ से परीक्षाएं ये दे पाएंगे। कई शिक्षा अधिकारी एपीओ हैं। विश्वविद्यालय में स्थिति यह है कि उनके प्रोफेसर के अभी तक जो प्रमोशन है वो ड्यू चल रहे हैं, एसोसिएट प्रमोशन के ड्यू, एसोसिएट प्रोफेसर के प्रमोशन जो है ड्यू चल रहे हैं। तो तमाम प्रकार की विसंगति प्रदेश की सरकार ने कर रखी है। हमारे नेट सेट के जो छात्र हैं, जिनको पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने 20,000 रुपये जो छात्रवृत्ति की एक प्रावधान किया था, वो सरकार ठंडे बस्ते में उन्होंने डाल रखा है। नशे का व्यापार आज किस प्रकार से प्रदेश में बढ़ रहा है और हमारा नौजवान उसकी जद में आ रहा है। हमारे एनएसयूआई के साथी, हमारे प्रदेश के एनएसयूआई के अध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ के नेतृत्व में एनएसयूआई ने पूरे राजस्थान में नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा शुरू करी है। अगर नशे पर रोक नहीं लगाई गई तो हमारे शिक्षण संस्थान बर्बाद हो जाएंगे, हमारे विद्यार्थी बर्बाद हो जाएंगे। हमारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको लेकर के भी चिंता हमको करनी चाहिए कि कोचिंग की फीस कितनी हो, कोचिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित हो, कोचिंग सेंटर में आयोजन घटनाएं होती है। कोचिंग के अत्यधिक तनाव की वजह से आज छात्र छात्राएं जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की तमाम बातों पर आज मुझे बोलने का अवसर मिला है और मैंने सदन का ध्यान आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया गया है कि जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए और जो सुलभ शिक्षा है वो छात्र छात्राओं को दी जाए, जिसमें एक जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की संख्या वो बढ़ चुकी है। 35 से 40% तक ही परीक्षा परिणाम रह रहा है। तो उसके बारे में समीक्षा करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए कि वो कितनी जायज़ है, कितनी गलत है, क्योंकि उसकी वजह से नामांकन कम हो रहा है और जो हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय वो आने वाले समय में बंद हो जाएंगे और नॉट प्रोमोटेड स्टूडेंट्स की संख्या अगर बढ़ती जाती है तो निश्चित रूप से हालात उच्च शिक्षा के प्रदेश में बहुत चिंताजनक है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पर्यटन को लेकर और आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैंने अपनी बात रखी है। हमारे यहाँ राजस्थान में देशी विदेशी पर्यटन काफ़ी संख्या में आते हैं। विशेषकर हमारे जयपुर शहर परकोटे के भीतर भी आते हैं, जिसमें हवा महल हो, गोविंद देव जी हो, जल महल हो, नारगढ़ हो, आमेर फोर्ट हो, इन सभी स्थानों पर पर्यटन काफ़ी संख्या में आता है। पिछले कांग्रेस शासन में पर्यटनों का आवागमन कम होने का कारण था यहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होना, और पर्यटन जो आते थे उनके साथ में अगर कोई ठगी हो जाए या वो पर्यटन टूरिस्ट जो आ रहा है उसके साथ में कोई अभद्र व्यवहार हो जाए तो उसकी शिकायतें सुनी नहीं जाती थी। तो मैंने आदरणीय दिया कुमारी जी से निवेदन किया है कि हमारे यहाँ क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थानों पर पर्यटन
के लिए उनकी सुविधा हेतु केंद्र होना चाहिए, पर्यटन भवन होना चाहिए और महिला पुरुष गार्ड होने चाहिए और जगह जगह बोर्ड लगे हों और उसकी सूचना हो कि कहीं कोई पर्यटन को जानकारी चाहिए हो, कोई शिकायत भी हो तो वो उस पर ऑनलाइन भी डाल सकें। जल महल की पाल पर महिलाएं पुरुष राजस्थानी वेशभूषा धारण करके पर्यटन फोटो खिंचाते हैं, लेकिन एक अनुभव किया कि वहाँ पर सिर्फ पुरुष ही कपड़े पहनाने वाले हैं, महिला हो कि पुरुष हो कपड़े वही पहनाते हैं। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि महिला महिला को ही धारण करावे, पुरुष पुरुष को ही करावे। कई बार ऐसी शिकायत आई कि जब वो पुरुष कपड़े धारण कराते हैं उस समय कोई उनके जानबूझ के उन्होंने ऐसी कोई हरकत की है और इसकी शिकायतें कई बार आई है। तो हमने मांग की है कि पर्यटन स्थानों पर इसकी एक गाइडलाइन तैयार करके और यहाँ पर सुरक्षा भी व्यवस्था पूरी हो, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था पूरी हो, साथ में इन पर्यटन स्थानों पर पर्यटनों की सुरक्षा हेतु वहाँ महिला पुरुष गार्ड भी हो। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी जो पर्यटन देखती हैं, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी आज सदन के माध्यम से हमें दी कि आने वाले समय में एक ऐप भी शुरू होने वाला है और पर्यटन थाने भी सब स्थानों बनने वाले हैं। रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, एयरपोर्ट हो, वहाँ पर पर्यटनों के सुविधा के लिए अलग से काउंटर खुलने वाले हैं और पर्यटन स्थानों पर निगरानी हेतु पूरे कैमरे, चाक चौबंद, उनकी सुविधा का पूरा, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए उसके लिए भी एक योजना आगे बनाई जा रही है। और ऐसी कई योजनाएं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए और पर्यटनों की सुरक्षा हेतु वो आगे ऐसी कई गाइडलाइन और आने वाली है योजना के माध्यम से। तो आज मैंने पर्यटन को लेकर अपनी बात सदन के मध्य रखी थी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के सत्ता से बेदखल होने के यदि कोई पहले 10 कारण थे तो उसमें पेपर लीक सबसे बड़ा कारण था। उस दौरान आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं, सदन में भी और सदन के बाहर भी व्यापक आंदोलन हुए। कांग्रेस की सरकार के पास में कोई जवाब नहीं होता था। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से उसमें लज्जित हुए थे, दंडित हुए थे जनता की अदालत में। और इसलिए मेरे मन ने एक स्वतः संज्ञान लिया कि राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यूं तो सरकार ने 100 दिन की भी और 1 बरस की अपनी उपलब्धियों का अलग अलग जिक्र किया है, ERCP से लेकर यमुना जल समझौते तक। लेकिन मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साधुवाद दूंगा कि जिस रीट की परीक्षा पर, जिसकी इतिहास और जिसकी पृष्ठभूमि इतनी विकृत थी, जिस पर सबकी निगाह थी, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि उस बात के लिए जिस पर हमने संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में निर्विघ्न तरीके से प्रदेश के युवाओं को एक किस्म की ये राहत ही दी थी कि जो युवा कांग्रेस पार्टी के राज में लगभग 70 लाख से भी ज़्यादा नौजवान इस बात से पीड़ित होते थे। मुझे ध्यान आता है कि पेपर लीक को लेकर हनुमानगढ़ के एक नौजवान ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए। कितने परिवारों तक संकट आया, आर्थिक संकट भी आया, जानमाल का संकट भी आया, उन्होंने अपने बच्चे खोए और प्रदेश में एक किस्म की अराजकता थी। तो मेरा विशेष तौर पर आज का मंतव्य तो ये था, एक लंबी फहरिस्त है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासन में 2019 में पुलिस भर्ती परीक्षा का, पटवारी भर्ती परीक्षा का, लाइब्रेरियन का, 2021 का रीट का, कांस्टेबल 2022 का, वन रक्षक का, वरिष्ठ अध्यापक का, JN का, सब इंस्पेक्टर का, ये तमाम ऐसी परीक्षाओं की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें इस तरीके का पेपर लीक हुआ। और पेपर लीक का ये मुद्दा केवल देश तक सीमित नहीं था, इसकी गूंज दुनिया में भी हुई। राजस्थान की
कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सरकार के समय जिस तरीके से नौजवानों को सपने तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके कारण पूरा राजस्थान दुनिया में बदनाम हुआ और कांग्रेस उसकी सीधे सीधे दोषी। और मैं सदन के माध्यम से मैं ये आरोप लगाता हूं नागौर एसपी के विरुद्ध कि वो मेरे प्रति दुर्भावना रखते हैं व्यक्तिगत, और मेरे जो कार्यकर्ता हैं कुछ कार्यकर्ता उनके विरुद्ध भी वो इस तरह की दुर्भावना रखते हैं। थामला क्षेत्र के लोगों ने मुझे अवगत कराया कि एसएचओ अवैध बजरी संचालन में प्रयुक्त प्रति डंपर से 4 से 5 हजार रुपए लेते हैं। बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉली से भी मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों डंपर व ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अवैध खनन का परिवहन किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से एसपी नागौर को सूचित किया गया। उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की। उनका जवाब था कि मैं खुद रिश्वत नहीं लेता, मैं पैसे नहीं लेता। इस पर मैंने कहा कि थानेदार लगातार अवैध बजरी संरक्षण का कार्य करवा रहे हैं और मोटी रकम ले रहे हैं। तब मैंने एसपी नागौर से कहा कि मैं भी रिश्वत नहीं लेता हूं, मैं भी वहां का विधायक हूं। एसएचओ बिना पैसे कोई काम नहीं कर रहा है, ये मैंने सब एसपी नागौर को अवगत कराया। महोदय, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसे मेरे द्वारा मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया और तत्पश्चात उस थानेदार थामला को वहां से हटाया गया। महोदय, लीज धारक भी बार बार शिकायत करते रहे, लेकिन एसपी नागौर ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना थानेदार ने ध्यान दिया। और जब बात वो मेरे पास में आए लीज धारक, तो मैंने उनसे कहा कि आप आईजी अजमेर से इस संबंध में शिकायत करें। मैंने आईजी साहब से टेलीफोन पे पूरी बात बताई कि इसी तरह से अवैध खनन कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सहायक वनपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ये फला व्यक्ति ये काम कर रहे हैं, लेकिन एसपी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद में 19 फरवरी को 2025 को मेड़ता भास्कर का जो अखबार निकलता है, उसमें यह खबर आई कि बजरी डंपरों से 5,000 रुपए बंदी का खुलासा, 4 लाइन हाजिर, पूर्व एसएचओ को 17 सीसीए नोटिस। इनको तुरंत हटाया जाए। ये मेरे क्षेत्र का सबसे भ्रष्ट थाना बन गया है और मेरे ख्याल से मेरे देखते देखते कभी ऐसा थानेदार नहीं आया जिसने बिना पैसे कोई भी काम किया हो। लेकिन एसपी के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया और एसपी ने से हटने के बाद में उन्होंने उनका पैसा भी इन्वेस्ट वहीं किया, मेरे वहीं पे। मुझे इसकी सूचना मिली है कि उन्होंने 32 या 35 बीघा जमीन मेरे विधानसभा क्षेत्र में खरीदी है बेनामी अन्य लोगों के नाम से, और उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी उन्होंने प्राप्त की है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि एसओजी इसकी जांच करे। और मैं आज इस सदन, पवित्र सदन में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि विधायक के नाते मेरी भी जांच की जाए कि हम भी वहां क्या करते हैं। क्यों, अगर इस तरह की बातें, अगर एसपी अपने घमंड में और इस तरह की बातें होगी तो ये सभी के लिए ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बात भी जानकारी में लाना चाहूंगा कि मेरे वहां पे एक ड्राइवर है जो लंबे समय से डेगाना में पदस्थापित है और उसने मेरे चुनाव में, आप उसकी हिम्मत देखिए, मेरे चुनाव में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि जो बीजेपी को वोट देगा, जो अजय सिंह किलक को वोट देगा, उसको मैं ऐसी हालत करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकता। ये जब ऑडियो वायरल हुआ तब उसको कार्यकर्ताओं ने एसपी से कहा और एसपी ने तुरंत हटा दिया। आज वो वापस वहीं पे